कहिए इंस्पेक्टर जी, इसे पहचानते हैं आप? फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों सब इंस्पेक्टर हैरत से मुंह फाड़े फरीदी की तरफ देख रहे थे। दोनों ने नफी में सर हिला दिया। तो अब नहीं जानते क्या अपने मशहूर बदमाश राम सिंह की तस्वीर नहीं देखी जो अभी हाल ही में आई है? फरीदी ने कहा। बूढ़े सब इंस्पेक्टर ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। अब ये बताए कि उसे कत्ल किस तरह कहा जा सकता है जबकि उसके हाथ में पिस्तौल दिया हुआ है? नौजवान सब इंस्पेक्टर बोला। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। फरीदी लाश पर झुकते हुए बोला। एक तो यही कि अगर उसने खुदकशी की होती तो उसकी लाश इतने सलीके से आरामदेह कुर्सी पर ना रखी होती और ना पिस्तौल वाला हाथ इतने इत्मीनान से इसकी गोद में होता। दूसरी वजह यह कि पिस्तौल उसके दाहिने हाथ में है और गोली का जख्म बाई कनपटी में। ये तो वही घुमाकर नाक पकड़ने वाली शक्ल हुई। अगर आपके दाहिने हाथ में पिस्तौल है तो आप खुदकशी के लिए दाहिनी ही कनपटी को निशाना बनाएंगे, क्योंकि यही सीधा पड़ता है। अब तीसरी वजह सुनिए। अब इस जख्म को देखिए। अगर ये किस खुदकशी का होता तो जख्म के अर्ध गिर्द का हिस्सा बारूद के धुएं से सियाह हो गया होता, लेकिन यहाँ इस किस्म की कोई चीज नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि गोली काफी फासले से चलाई गई। रही चौथी वजह तो वो बिल्कुल साफ है। जाहिर है कि ये एक बहुत ज्यादा ताकत वाला पिस्तौल है। अगर उसकी नाली कनपटी पर रखकर गोली चलाई होती तो वो सर के अंदर ना रह जाती बल्कि दूसरी तरफ की हड्डी भी तोड़कर बाहर निकल जाती। अगर ये चीज कानून के खिलाफ ना होती तो मैं अभी आपको इसका तजुर्बा कर देता। वो किस तरह? बूढ़े सब इंस्पेक्टर ने कहा। इसकी कनपटी पर दूसरा फायर करके फरीदी बोला। बूढ़ा सब इंस्पेक्टर खामोश हो गया। वाकई इंस्पेक्टर साहब, जैसा आपका नाम सुना था आपको वैसा ही पाया। सच कहता हूं इस तरफ हम लोगों का ध्यान ही नहीं गया। नौजवान सब इंस्पेक्टर बोला। ऐसा तो नहीं है, मैं भी इस पर गौर ही कर रहा था, बूढ़े सब इंस्पेक्टर ने कहा। हमीद अब तक बिल्कुल खामोश था। ये सुनकर अपनी हंसी जब्त न कर सका। आप सच कहते हैं इंस्पेक्टर जी? हमीद मुस्कुरा कर बोला। कल तक आप कातिल को भी गिरफ्तार कर लेंगे? जी हां, करके दिखा दूंगा, बूढ़ा सब इंस्पेक्टर जोश में आकर बोला। हमीद, ये क्या बकवास है? फरीदी ने इसे घूरते हुए कहा। दारोगा जी, अब कुछ ख्याल न कीजिएगा, ये यूं ही बेमौका बेतक बोलता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कातिल ने हमला किस तरफ से किया होगा? नौजवान सब इंस्पेक्टर बोला। इस रोशनदान से फरीदी ने बाईं जानिब की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये गुस्ल खाना है, होटल का मैनेजर बोला। अच्छा, ये मामला भी साफ हुआ जाता है। फरीदी ने गुस्ल खाने का दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद वो मुस्कुराता हुआ गुस्ल खाने से निकल आया। राम सिंह नाच से थक कर लौटा होगा, फरीदी ने कहना शुरू किया। गालिबन कातिल पहले ही से तैयार था। इसे इस तरफ आते देखकर चुपके से गुस्ल खाने में घुस गया और राम सिंह इस आरामदेह कुर्सी पर आकर लेट गया। कातिल ने निहायत इत्मीनान से रोशनदान से इसकी बाईं कनपटी का निशाना लिया और गोली चला दी। ऑर्केस्ट्रा की परशोर आवाज में गोली की आवाज की तरफ किसी ने ध्यान भी ना दिया, लेकिन मैंने गोली की आवाज सुनी थी। गोली लगते ही मकतूल उछलकर उधर आ गिरा। ये देखिए, यहाँ खून का धब्बा है जो दूसरे बड़े धब्बे से बिल्कुल अलहदा है। कातिल इस वक्त गुस्ल खाने के अंदर रहा होगा जब तक राम सिंह खत्म ना हो गया होगा, मगर नहीं, इसने ऐसा ना किया होगा क्योंकि उसे ये पिस्तौल भी तो इसके हाथ में थमनी होगी और ये काम लाश के ठंडे होने पर, जबकि जिस्म अक्कड़ जाता है, नहीं हो सकता। इसमें कुछ जान बाकी रही होगी, तब इसने इसको उठाकर कुर्सी पर डाल दिया होगा और पिस्तौल उसके हाथ में देकर इस वक्त तक इसे अपने हाथों से दबाए रहा होगा जब तक कि लाश बिल्कुल सर्द ना हो गई हो। ये सब आप किस बिना पर के रहे हैं? बूढ़ा इंस्पेक्टर बोला। मेरे साथ आओ, मैं बताऊं। अब भी आओ, फरीदी ने नौजवान सब इंस्पेक्टर को भी इशारा करते हुए कहा। तीनों गुस्ल खाने में चले गए। इनके पीछे हमीद भी था। भला बताए तो फरीदी ने गुस्ल खाने में दाखिल होकर कहा। इस कुर्सी का यहाँ क्या काम है और उस पर पैरों के निशानात कैसे हैं? खुद राम सिंह होटल का मुलाजिम इतना बदतमीज नहीं हो सकता कि मखमल के गद्दे की कुर्सी पर कीचड़ भरे हुए जूतों समेत खड़ा होकर उसके नफीस गद्दे को खराब कर दे।
अब जरा इसी कुर्सी पर खड़े होकर इस रोशनदान को सूंघे, कहिए बारूद की बदबू आ रही है या नहीं। और ये देखिए धुएं का निशान। बूढ़े सब इंस्पेक्टर की हवाइयां उड़ रही थीं। नौजवान सब इंस्पेक्टर फरीदी को तहसीन आमेज निगाहों से देख रहा था। आओ भाई हमीद अब चाले, फरीदी ने हमीद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर बूढ़े सब इंस्पेक्टर की तरफ मुखातिब होकर बोला, जी मुआफ कीजिएगा, मैंने खामखा आपका वक्त बर्बाद किया। अरे वाह साहब, नौजवान सब इंस्पेक्टर ने कहा, अगर आप ना होते तो हम लोग न जाने कहां भटकते फिरते, हमें तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। बूढ़ा सब इंस्पेक्टर भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। फरीदी चलते चलते रुक गया। वो फिर वापस लाश के करीब आया। थोड़ी देर तक मकतूल के इस हाथ का जायजा लेता रहा जिसमें पिस्तौल दबा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीटी बजाने लगा। अब वो झुककर कुर्सी के नीचे देख रहा था। उसने लाश के नीचे दबा हुआ एक सफेद रेशमी रुमाल खींच लिया और इसे बगौर देखने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये लीजिए, यहाँ एक औरत भी थी। जी, बूढ़े सब इंस्पेक्टर ने चौंक कर कहा। जी हाँ, ये किसी औरत का रुमाल है, फरीदी ने कहा। ये आप किस तरह कह सकते हैं? नौजवान सब इंस्पेक्टर बोला। निहायत आसानी से ये धब्बे देख रहे हैं, फरीदी ने रुमाल पर पड़े हुए सुर्ख रंग के धब्बे दिखाते हुए कहा। ये होंठों में लगाने वाली सुर्खी के धब्बे हैं और बिल्कुल ताजे हैं। कमाल कर दिया, अपने नौजवान सब इंस्पेक्टर ने फरीदी को हैरत से देखते हुए कहा। तो फिर इसका यह मतलब हुआ कि यही औरत कातिल भी है? बूढ़ा सब इंस्पेक्टर बोला। जी नहीं, क्या आपने कुर्सी के गद्दे पर पड़े हुए जूतों के निशानात का बगौर जायजा नहीं लिया? अगर किसी औरत के इतने बड़े पैर हो सकते हैं तो आप ही का कहना सच होगा। तो फिर वो कत्ल की साजिश में शरीक रही होगी। बूढ़ा सब इंस्पेक्टर अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए बोला। इसके मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता, फरीदी ने बुझा हुआ सिगार सिलगाते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह हमीद और फरीदी नाश्ता करने के बाद ड्राइंग रूम में बैठे रात वाले हादसे के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे कि मुलाजिम ने एक मुलाकाती कार्ड लाकर मेज पर रख दिया। हमीद ने कार्ड उठाकर पढ़ा। मिस शहनाज बेगम। अरे, ये यहाँ कैसे पहुंच गई? फरीदी ने हमीद की तरफ देखते हुए कहा। जरूर तुमने इसे बता दिया। आखिर खामखा मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं किस्म खाकर कह सकता हूं कि मैंने अपने आप के मुतालिक उसे कभी ये नहीं बताया कि हम महकमा सुराग रसानी से ताल्लुक रखते हैं। भेज दो, फरीदी ने मुलाजिम से कहा। मुलाजिम चला गया। दूसरे ही लम्हा शहनाज कमरे के अंदर थी। फरीदी और हमीद को देखकर वो चौंक पड़ी। अरे, आप लोग यहाँ? उसने हैरत से कहा। फरीदी और हमीद मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। मालूम होता है कि आप लोग भी मेरी ही तरह परेशान किए गए। शहनाज एक कुर्सी पर बैठती हुई बोली। ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अब मैं अपनी बेगुनाही का सबूत फरीदी साहब को दे सकूंगी। आखिर बात किया है, हमीद बोला। पुलिस वालों ने तंग कर रखा है। वो मैं कल कनौर के साथ नाच रही थी ना, बस इसीलिए वो लोग मुझ पर शुबा कर रहे हैं। कल रात से इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं फरीदी साहिब से मदद लूं। अब फरीदी से क्या कहना चाहती हैं? फरीदी ने कहा। आखिर आप क्यों पूछ रहे हैं? शहनाज गंदा सा मुंह बनाकर बोली। मैंने तो अब से हरगिज ये नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। हमीद ने फिर कहकहा लगाया। मैं आप लोगों को इतना बद अखलाक नहीं समझती थी, शहनाज भराई हुई आवाज में बोली। आप लोग नहीं समझ सकते कि मैं किस कदर परेशान हूं। आप खामखा परेशान हैं। मैं इस बात की गवाही दूंगा कि हादसे के वक्त आप मेरे साथ थीं, फरीदी ने संजीदगी से कहा। आपकी गवाही की क्या वकात हो सकती है? यूं तो 2-4 झूठे गवाह भी बनाए जा सकते हैं। शहनाज ने बेबसी से कहा। अच्छा छोड़िए इन बातों को, कुछ चाय वगैरह? फरीदी ने नौकर को बुलाकर चाय लाने के लिए कहा। क्या फरीदी साहब आपके कोई अजीज हैं? शहनाज मुताजिब होकर बोली। आपकी बेतकल्लुफी से तो यही जाहिर होता है। जी नहीं, बल्कि मैं खुद फरीदी हूं, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। अरे अब
शहनाज घबरा कर कुर्सी से उठती हुई बोली, हाँ, आप उठ क्यों गई? बैठे फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। और ये सर्जेंट हमीद हैं, मेरे असिस्टेंट और बेहतरीन दोस्त। शहनाज कभी हमीद की तरफ देखती थी और कभी फरीदी की तरफ। मुआफी चाहती हूँ, अभी अभी मैं आपके साथ बड़ी गुस्ताखी से पेश आई थी और उसकी वजह महज लाइल्मी है। शहनाज शर्मिंदगी के लहजे में बोली। कोई बात नहीं, हमारा पेशा ही ऐसा है, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। मुझे सख्त शर्मिंदगी है, शहनाज बोली, लेकिन कल आपने अपना कोई और नाम बताया था। मैंने गलत नहीं बताया था, मेरा पूरा नाम अहमद कमाल फरीदी है। लोग सिर्फ फरीदी के नाम से याद करते हैं और हमीद ने भी अपना नाम गलत नहीं बताया था। इतने में चाय आ गई, तीनों चाय पीने लगे। मैं क्या बताऊं कि इस वक्त मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुदा ने अगर मेरे ऊपर मुसीबत डाली तो इससे बचाव का इंतजाम भी पहले ही कर दिया। शहनाज चाय की प्याली रखती हुई बोली। मुतमईन रहे, आपको कोई कुछ न कहेगा, हमीद बोला। हाँ, जरा ये बताइए, लेकिन ठीक बताइएगा कि राम सिंह यानी कनौर साहिब को कब से जानती हैं? फरीदी ने कहा। बखुदा मैं अब से सच कहती हूँ कि कल शाम के अलावा मैंने इसे कभी नहीं देखा। इससे आपका तारुफ किसने कराया था? फरीदी ने पूछा। लेडी सीताराम ने, शहनाज ने कहा। लेडी सीताराम मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं उनकी छोटी बहन का ट्यूशन करती थी। जब मैं कल शाम को होटल पहुंची तो ये दोनों बैठे हुए थे। लेडी सीताराम ने मुझे भी इसी मेज पर बुलाया, वहीं इससे तारुफ हुआ। लेडी सीताराम को थोड़ी देर बाद अचानक कोई काम याद आ गया और जल्द ही वापस आ जाने का वादा करके चली गईं। मुझे हमीद साहिब का इंतजार करना था क्योंकि उन्होंने मुझसे होटल में मिलने का वादा किया था, इसलिए मैं वहीं कनौर साहिब के पास बैठी बातें करती रही। फिर कुछ देर बाद नाच शुरू हो गया। लेडी सीताराम इस वक्त तक नहीं लौटी थीं। हमारे हमीद साहिब भी नदारद थे। मैं सोच रही थी क्या करूं कि कनौर साहिब ने नाचने की दरखास्त की। दिल तो नहीं चाहता था मगर इखलाकना नाचना ही पड़ा। अच्छा, दूसरे राउंड में जो औरत इसके साथ नाच रही थी वो कौन थी? फरीदी ने कहा। लेडी सीताराम, वो शायद पहले ही राउंड के दरमियान वापस आ गई थी, शहनाज ने कहा। अच्छा, तो वही लेडी सीताराम थी, फरीदी ने कहा। वो तो बिल्कुल जवान है और सीताराम की उम्र 60 से किसी तरह कम ना होगी। ये उनकी दूसरी बीवी हैं, अभी 3 साल हुए इनकी शादी हुई है। जिस लड़की को अब पढ़ाती हैं इसकी क्या उम्र है? ज्यादा से ज्यादा 15 साल। क्या वो भी यहीं रहती है? जी हाँ, लेडी सीताराम उसे अपने साथ रखती है। उनके ताल्लुकात कैसे हैं? हमीद ने पूछा। मेरे ख्याल से तो आपस में बुनती ना होगी, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। बज़ाहिर तो ऐसी कोई बात नहीं मालूम होती। तकरीबन 1 साल तक मैं उनके यहाँ आती जाती रही हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पुलिस को उसकी इत्तला कैसे मिली कि आप उसके साथ नाच रही थी। क्या होटल में कोई और भी शनासा मौजूद था? फरीदी ने कहा। मेरे ख्याल से तो आप दोनों और लेडी सीताराम के अलावा और कोई नहीं था। मुमकिन है कोई रहा भी हो, लेकिन मुझे इसकी इत्तला नहीं। अपने पुलिस को बयान देते वक्त यह बताया था या नहीं कि लेडी सीताराम अरसा तक मकतूल के साथ रहें? फरीदी ने कहा। मकतूल? शहनाज चौंक कर बोली। तो क्या कनौर साहिब को कत्ल किया गया है? लेकिन अखबारात में तो उनकी खुदकशी की खबर शाये हुई है। मुमकिन है ऐसा ही हो, फरीदी ने लापरवाही से कहा। हाँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दरअसल पुलिस को यह बताना भूल गई कि लेडी सीताराम भी कनौर साहिब के साथ थीं, शहनाज ने कहा। मैं अभी उसकी इत्तला पुलिस के दे दूंगी। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। अब आप पुलिस को कोई और बयान ना दीजिएगा। मैं अभी कोतवाली जाकर सब मामला ठीक कर लूंगा। आप कतई महफूज हैं, फरीदी ने कहा। किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? शहनाज ने कहा। शुक्रिया वगैरह की जरूरत नहीं, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। ये अपने ही आदमी है। क्या कहा आदमी? फरीदी ने बनावटी गुस्सा से कहा। जी नहीं ऑफिसर, हमीद ने संजीदगी और घबराहट की एक्टिंग करते हुए कहा। शहनाज के चले जाने के बाद फरीदी और हमीद दोनों कोतवाली की तरफ रवाना हो गए। उनकी कार तेजी से शहर की सड़कें तय कर रही थी।
क्यों भाई हमीद, शहनाज के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? फरीदी ने कहा। ये अब क्यों पूछ रहे हैं और किस हैसियत से? हमीद बोला, आशिक की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूं बल्कि सर्जेंट हमीद की हैसियत से पूछ रहा हूं। तो मेरा जवाब यह है कि मैं इसके लिए किसी हालत में भी सर्जेंट हमीद नहीं हो सकता, और अगर राम सिंह के कत्ल में इसका हाथ हो तो फरीदी ने कहा, तब भी मैं सिर्फ हमीद रहूंगा। हमीद ने संजीदगी से कहा, शाबाश ए मजनू के भाई, खुदा तुम पर रहम करे। फरीदी ने हंस कर कहा, अगर यही बात है तो मजबूरन मुझे तुमको इस केस से अलग ही रखना पड़ेगा। फरीदी ने कहा, तो आपको ये केस मिला ही कब जाता है? कोई ऐसा खास केस नहीं। राम सिंह एक आदि मुजरिम और कातिल था। जब भी पुलिस के हत्थे चढ़ता इसे फांसी जरूर हो जाती। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कुछ ज्यादा छानबीन न की जाएगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अखबारात में खुदकशी का वाकया क्यों शाये हुआ है, जबकि आप पूरे दलाइल के साथ इसे कत्ल साबित कर चुके थे। ये सब इस बूढ़े सब इंस्पेक्टर की शरारत है। वो दरअसल अपनी कारगुजारी दिखाकर तरक्की हासिल करना चाहता था। 2-3 दिन के बाद वो अपने तरीका पर इस बात को पब्लिक के सामने लाएगा कि मरने वाला किसी रियासत का राजकुमार नहीं बल्कि मशहूर बदमाश राम सिंह था, और उसने खुदकशी नहीं की बल्कि इसे कत्ल किया गया है। खैर, मुझे किया इस तरह इसका भला होता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन अपने जिस वक्त अपने दलाइल पेश किए थे वहां होटल का मैनेजर भी तो मौजूद था। हमीद ने कहा, तो इससे क्या होता है? इसका मुंह निहायत आसानी से बंद किया जा सकता है। मेरे ख्याल से तो सब इंस्पेक्टर की सिर्फ एक ही धमकी काफी हुई होगी। खैर, अगर ऐसा है तो मैं उन बूढ़े मियाँ से समझ लूंगा। हमीद ने कहा, इसकी जरूरत ही क्या है? फरीदी ने आहिस्ता से कहा और कोतवाली के फाटक में दाखिल होने के लिए कार घुमाई। बूढ़ा सब इंस्पेक्टर सिन्हा कोतवाली में मौजूद था, और वो नौजवान सब इंस्पेक्टर भी, जो वारदात की रात में इंस्पेक्टर सिन्हा के साथ था। फरीदी साहिब, आपकी रात वाली बात मेरी समझ में नहीं आई थी। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं इसे खुदकशी ही समझता हूँ। मुमकिन है आप ही की राय दुरुस्त हो, मुझसे गलती भी हो सकती है। फरीदी ने खुश इखलाकी से जवाब दिया, नहीं खैर, मैं ये तो नहीं कह सकता। सिन्हा ने कहा, लेकिन अपने तहकीकात के सिलसिले में गलत आदमी को मुंतखब किया है। फरीदी ने सिगार लगाते हुए कहा, मैं समझा नहीं। सिन्हा बोला, जिस वक्त ये वारदात हुई शहनाज मेरे साथ नाच रही थी और आखिर तक मेरे ही साथ रही। पहले राउंड में वो जरूर राम सिंह के साथ नाची थी, लेकिन कनौर ही समझकर। इससे पहले कभी इसने इसे देखा भी ना था। तब तो वाकई मुझसे गलती हुई। सिन्हा ने जवाब दिया, खैर कोई बात नहीं, वो बेचारी बहुत परेशान है। फरीदी ने कहा, हाँ ये तो बताइए कि इस बात का आपको किस तरह इल्म हुआ कि शहनाज राम सिंह के साथ नाच रही थी, और उसके साथ नाचने वाली दूसरी औरत कौन थी? दूसरी के मुतालिक तो मैं कुछ नहीं जानता, सिन्हा ने जवाब दिया।